सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा एरेज। तो जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा है, एरेज को डिक्लेयर और डिफाइन करने के कई रास्ते हैं। जैसे मैंने लिखा इंट ए इक्वल्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को डाल सकते हैं एरे में। अब इस एरे में वैल्यूज़ 1 2 3 आ जाएंगी पोजीशन नंबर 0 1 और 2 पे। अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो हमें फॉर का लूप यूज़ करना होगा। ये एरे चल रही है 0 से लेके 2 तक, क्योंकि पहला वाला एलिमेंट 0th पोजीशन पे होता है, दूसरा फर्स्ट पोजीशन पे और तीसरा सेकंड पोजीशन पे होगा। इसके अंदर हम लिखेंगे printf और यहाँ पे एरे, और उसके अंदर हम लिखेंगे i, क्योंकि हम इसको a ऑफ i की तरह एक्सेस कर पाएंगे। a ऑफ 0 मतलब 1, a ऑफ 1 मतलब 2 और a ब्रैकेट के अंदर 2 मतलब 3। अगर हम इसको रन करें 1 2 3 प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई \n नहीं दिया था, तो एक के बाद एक सारे नंबर्स प्रिंट हो गए। एरे को डिफाइन करने में हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इस ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू दें। यहाँ पे कायदे से हमें 3 लिखना चाहिए था, क्योंकि एरे की लेंथ 3 है। लेकिन अगर हम इसको नहीं भी लिखते हैं तो कंपाइलर अपने आप इसकी लेंथ मेजर कर लेगा। अगर हम चाहें तो इसको बाद में भी इनपुट ले सकते हैं। बाद में इनपुट करने के लिए हमें इंट a ऑफ 3 डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद 0 से लेकर 2 तक लूप चलेगा, क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। printf की जगह हम scanf करेंगे। scanf में इनपुट लेते समय एम्परसैंड यूज़ होता है। एम्परसैंड का मतलब यहाँ पर जो भी हम इनपुट देंगे वो इस एड्रेस पे जाएगा। फ़िलहाल हम इसका सिंटैक्स देख लेंगे, हमको इससे इतना मतलब नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट इंटरनल वर्किंग क्या है। printf में ये एम्परसैंड यानी एंड का साइन नहीं होता है, scanf में ये साइन होता है। इसके बाद प्रिंटिंग के लिए हम एक अलग लूप लेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने 3 इनपुट दिए 4 5 और 2, और वो एक लाइन में प्रिंट हो गए। हमने इन दोनों फॉर के लूप में एक ही वेरिएबल यूज़ किया है i। हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, बस हमें i को दोनों बार i इक्वल 0 से इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज़ नहीं किया था। इस तरह से हमने एरेज के बारे में पढ़ा था। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि अगर हम a ऑफ i की जगह लिख दें स्टार a प्लस i तो भी सेम बात है। ये चीज़ हम पॉइंटर्स में पढ़ेंगे। a एक्चुअली एरे का बेस एड्रेस होता है, i यानी ऑफसेट होता है। एक बार हमने बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट कर दिया तो इसको डी रेफरेंस ऑपरेटर यानी स्टार से अगर हम डी रेफरेंस करें तो हम एग्जैक्टली इधर ही पहुँचेंगे जहाँ पर a और ब्रैकेट वाली सिंटैक्स होता है, जहाँ पर इस सिंटैक्स से पहुँचते हैं। तो क्योंकि एडिशन एसोसिएटिव होता है, तो इसका मतलब हम a प्लस आई को i प्लस a भी लिख सकते हैं। इसकी वजह से हम a ऑफ i को i ऑफ a भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमने कई एरेज देखी थी। हम इंट a ऑफ 3 की जगह पे कैर a ऑफ 3 भी कर सकते हैं। या मैं इसका जनरल सिंटैक्स लिखूं, ये है एरे डिक्लेयर करने का बेसिक सिंटैक्स। डेटा टाइप यानी हमारा डेटा टाइप क्या है, इंट कैर डबल फ्लोट। नेम हमारा a b c d कोई भी नेम हो सकता है जो हम इस एरे को देना चाहें। लेंथ हमें एरे की लेंथ इसमें डालनी होगी। लेंथ कैलकुलेट करने का एक तरीका और है। जब हमको लेंथ नहीं पता हो किसी एरे की, तो हम साइज़ ऑफ एरे का नाम डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ डेटा टाइप, इस एक्सप्रेशन से उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। अगर हमें ये नहीं पता है कि इस एरे की लेंथ कितनी है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्टली इस सिंटैक्स से। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 की वैल्यू प्रिंट हो गई है। साइज़ ऑफ a एक्चुअली हमको रिटर्न करेगा 3 इंटू साइज़ ऑफ इंट, और साइज़ ऑफ इंट सिंपली इंट का साइज़ जो इस मशीन पे है वो रिटर्न करेगा। तो सपोज़ साइज़ ऑफ इंट एक्चुअली 4 बाइट है, तो 12 बाइट्स साइज़ ऑफ a हो जाएगा। साइज़ ऑफ इंट 4 बाइट्स है, तो 4 बाइट से डिवाइड हो जाएगा और इसका आंसर एग्जैक्टली 3 आएगा, और 3 यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है। मैं अपना सेकेंड टॉपिक शुरू करना चाहूँगा जल्दी से।
फंक्शंस। फंक्शंस बेसिकली सब रूटीन्स या मेथड्स भी कहलाते हैं। फंक्शंस किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। तो सपोज़ हम चाहते हैं कि हम किसी नंबर का क्यूब लें और फिर उसका स्क्वायर रूट लें, तो हम उसका एक फ़ंक्शन बना सकते हैं। बजाय कि ये सेम काम हम मेन फंक्शन में डायरेक्टली करें, हम इसका एक अलग फंक्शन बनाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले फ़ंक्शन का सिंटैक्स देखना पड़ेगा। हर फंक्शन बेसिकली इसी स्ट्रक्चर का होता है। सबसे पहला वर्ड होता है रिटर्न डेटा टाइप। यहाँ पर हम इंट, फ्लोट, इस पूरी जगह पे हम इंट, फ्लोट, कैर, डबल इस टाइप का कोई डेटा टाइप लिखते हैं जो इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू होती है। तो अगर हमने किसी फंक्शन को एक नंबर दिया है, अगर हम चाहते हैं हम 3 का क्यूब करें और उसके बाद 3 का क्यूब यानी 27 करें और 27 का स्क्वायर रूट लें, तो हम 3 एक इंट दे रहे हैं और 27 का स्क्वायर रूट एक डबल होगा। तो यानी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमने जब 3 दिया तो उसके क्यूब का स्क्वायर रूट एक्चुअली डेसिमल नंबर आए, हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिले। तो हम यहाँ पर जो रिटर्न करेंगे वो होगा डबल। फंक्शन का नाम हम इस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि वो अपना सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेम हो। तो अगर हम क्यूब करके स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हम इसका नाम कुछ ऐसा डाल सकते हैं, क्यूब देन रूट। अब इस तरीके से ये नाम पढ़ने में जल्दी नहीं आ रहा है, तो इसकी जगह पे हम कैमल केस यूज़ करेंगे। कैमल केस का मतलब है कि शुरुआत छोटे लेटर से होगी इस पूरे नाम की, लेकिन बीच में जब भी एक नया वर्ड आएगा जैसे द, तो द का पहला लेटर टी वो कैपिटल होगा। इसी तरह से रूट का पहला लेटर आर ये कैपिटल होगा, क्यूब देन रूट। अगर हम देखें तो ये एक तरह से कैमल की तरह है। हम नीचे नीचे चल रहे हैं, फिर टी कैपिटल आया हम ऊपर उठे, फिर आर कैपिटल आया हम ऊपर उठे, एग्जैक्टली जैसे कैमल के हम्प्स होते हैं। फिर हम जो डेटा इस फंक्शन को पास कर रहे हैं वो यहाँ पे आता है। हम इनको पैरामीटर्स कहते हैं, हमको फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये फंक्शन एक इंटीजर ले, तो हम यहाँ पे इंट लिखेंगे। आर्ग्यूमेंट 1 की जगह मैं नाम दे दूँगा नम। आर्ग्यूमेंट 2 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये ब्रेसेस एज इट इज़ रहेंगे। अब हम इसकी जगह करना चाहते हैं, इससे कैलकुलेट होगा क्यूब। इसके बाद हम करना चाहते हैं, अगर हम नम इंटू नम यानी ए का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो हमें एसक्यूआरटी फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन एसक्यूआरटी फंक्शन के लिए हमें मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो हम हमारे इंक्लूड्स को एक साथ लिख देते हैं। अब हम चाहते हैं कि बी यानी एसक्यूआरटी जो हमने स्क्वायर रूट लिया है ए का, उसको हम रिटर्न कर दें, यानी जहाँ से भी इस फंक्शन को कॉल किया गया था उसको ये वैल्यू मिल जाए। अब हम इस फंक्शन को मेन फंक्शन से कॉल करेंगे। सपोज़ हमने नंबर दिया 3। अब हम कॉल करेंगे क्यूब देन रूट फंक्शन को और उसको पास कर देंगे वैल्यू 3। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे जो भी वैल्यू हमें रिटर्न होगी। अब क्योंकि हम जो प्रिंट करने वाले हैं वो डबल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे %f। हम इसको रन करते हैं और वैल्यू हमें मिलती है 5.196 जो कि 27 का क्यूब रूट है। तो इस तरह से हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर और डिफ़ाइन किया, फिर हमने उसको कॉल करा, उसकी वैल्यू को अपने वेरिएबल में लिया और उसको प्रिंट कर दिया। तो अगर हम देखें तो हमने सीखा था कि फंक्शन के नाम से पहले एक रिटर्न टाइप होता है। यहाँ पर फंक्शन का नाम मेन है, लेकिन मेन से पहले हमने कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा है और अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी हमने कोई रिटर्न टाइप यहाँ पर नहीं लिखा था। लेकिन अब से हम यहाँ पर एक रिटर्न टाइप लिखेंगे। मेन से पहले हम हमेशा इंटीजर रिटर्न करते हैं और इस फंक्शन की आखिरी लाइन रिटर्न 0 होती है। इसका मतलब ये है कि मेन रनिंग एनवायरनमेंट को एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, यानी अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो मेन सिस्टम को 0 रिटर्न करेगा। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होता है, यानी हम रिटर्न 0 लाइन तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, तो कोई एरर की वैल्यू यानी -1 या कोई भी वैल्यू जो 0 से अलग होगी वो सिस्टम को रिटर्न करी जाएगी। इस तरह से सिस्टम पहचानता है कि हमारा प्रोग्राम सही से चला या नहीं चला। अगर हम देखें तो हमने जब पिछली बार ये प्रोग्राम चलाया तो हमें हर बार बेसिकली अपनी हर वीडियो में ये वार्निंग मिली है, रिटर्न टाइप डिफ़ॉल्ट्स टू इंट,
इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर इंट ना लिखें मेन से पहले तो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट इंट ही एक्सपेक्ट करेगा और ये वार्निंग देगा हमें कि हमने यहाँ पर एक्चुअली इंट को एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है। ये इम्प्लिसिटली मान लेगा कि यहाँ पर इंट रिटर्न हो रहा है, लेकिन अब हमने जब एक्सप्लिसिटली लिख दिया है तो ये वार्निंग कभी नहीं आएगी। हम देख सकते हैं वार्निंग अब चली गई, हमें सीधे आंसर मिल रहा है। तो इस तरह से हम मेन से पहले इंट लगाएंगे और रिटर्न 0 अब से हर बार हम ये इंक्लूड करेंगे। मैं एक बात और बता दूं, अगर हमने मेन से पहले ये फंक्शन नहीं लिखा होता, अगर ये फंक्शन हमने मेन के बाद में लिखा होता तो ये प्रोग्राम नहीं चल पाता। कंपाइलेशन एरर आ रहा है। बेसिकली ये कंपाइलेशन एरर ये बता रहा है कि हम मेन पे एग्जीक्यूशन शुरू कर रहे हैं और डबल बी इक्वल्स क्यूब देन रूट इस फंक्शन को एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन कंपाइलर ने अभी तक क्यूब देन रूट नाम का कोई फंक्शन देखा ही नहीं है। हमको ये याद रखना चाहिए कि कंपाइलर हमेशा मेन प्रोग्राम से स्टार्ट करता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है, चाहे वो मेन फंक्शन नीचे लिखा हो प्रोग्राम के या फिर मेन फंक्शन एकदम स्टार्टिंग में लिखा हो। कंपाइलर हमेशा मेन ढूंढता है, ना कि कोई और फंक्शन। तो जब मेन पहली लाइन एग्जीक्यूट हो करता है, फिर दूसरी लाइन पे आता है क्यूब देन रूट, तो इस नाम का कोई फंक्शन अभी तक मिला ही नहीं है, इसलिए ये एग्जीक्यूशन यहीं पे रुक जाएगा। कंपाइलर आगे बढ़ के ये नहीं दिखेगा कि मेन के नीचे कुछ लिखा है कि नहीं। कंपाइलर जो इस मेन से पहले आता है केवल उसी को देख पाता है, उसके बाद नहीं। तो इससे पहले हमें इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए फंक्शन प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा। फंक्शन प्रोटोटाइप बेसिकली केवल हमारा रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और उसके पैरामीटर का टाइप, यानी यहाँ पर इंट, यही होता है और इसमें हम कोई ब्रेसेस नहीं लगाते। ये फंक्शन प्रोटोटाइप कहलाता है। डिफरेंसेस ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। डबल यानी रिटर्न टाइप वही है, नाम फंक्शन का वही है, लेकिन जो पैरामीटर ये फंक्शन ले रहा है हम केवल उसका टाइप ही इसमें लिख रहे हैं। हमने कोई ब्रेसेस नहीं लगाए और इसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। ये एक फंक्शन प्रोटोटाइप होता है। अब कंपाइलर को ये पता चल जाएगा कि क्यूब देन रूट नाम का फंक्शन इस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं है, तो अब वो मेन पर आकर एरर नहीं देगा और इनफैक्ट वो जानता है कि क्यूब देन रूट नाम का फंक्शन इस प्रोग्राम में है, तो ये पूरी तरह से चलेगा। और हम देख सकते हैं आंसर आ गया है। इसके अलावा जो हमें अगली चीज़ देखनी है वो बेसिकली ये है कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। अगर हम इसी प्रोग्राम को देखें तो यहाँ पर हमने इंट a इक्वल्स 3 किया, यानी हमने a में 3 की वैल्यू डाली, फिर हमने क्यूब देन रूट को ये a यानी 3 की वैल्यू पास करी। अब c में जो भी वैल्यू हम किसी फंक्शन को पास करते हैं वो कॉपी होके फंक्शन के पैरामीटर वाले वेरिएबल में चली जाती है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्योंकि 3 है तो वही वैल्यू कॉपी होके नम की वैल्यू बन जाएगी। ये नम की वैल्यू 3 और ये a की वैल्यू 3, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एडिशनल डिटेल्स लिख दी हैं, जैसे a यानी क्यूब रूट में जो हम वैल्यू पास करते हैं इसको एक्चुअल पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट भी बोला जाता है, और क्यूब देन रूट नाम के फंक्शन में जो हमने ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल और उसकी वैल्यू वेरिएबल और उसका टाइप लिखा है इसको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। तो बात हो रही है कॉल बाय वैल्यू की। जब हमने a की वैल्यू 3 दी और a को पास किया क्यूब देन रूट में, तो ये वैल्यू 3 कॉपी होकर नम की भी वैल्यू बन जाएगी। अब इस नम की वैल्यू के साथ जो भी किया जाएगा, चाहे हम उस नम को चेंज करके 4 भी क्यों ना कर दें। अब हमने इस नम को 4 कर दिया है, हम चाहते हैं कि इस 4 को हम रिटर्न ना करें, बल्कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे, तो हम यहाँ पे void लगा देंगे। void का मतलब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। void फंक्शंस में कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है, तो इसके बाद हमें रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये फंक्शन कर क्या रहा है कि ये a यानी 3 की वैल्यू लेगा, नम में कॉपी करेगा और फिर नम की वैल्यू को मैं 4 कर दूंगा। तो a और नम की वैल्यू 3 थी, तो a और नम की वैल्यू भले ही 3 थी,
लेकिन अब num की वैल्यू 4 हो चुकी है। अब क्योंकि ये फंक्शन वॉइड है तो हम इसके फंक्शन प्रोटोटाइप में भी वॉइड लिख देंगे। अब क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि a की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि a की वैल्यू की एक कॉपी इस num के अंदर गई थी। num की वैल्यू भले ही 4 हो गई हो लेकिन a की वैल्यू अभी भी 3 रहेगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं आंसर अभी भी 3 है। बेसिकली कॉल बाय वैल्यू का मतलब यही है कि हमारी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू एक्चुअली कॉपी होकर हमारे फॉर्मल पैरामीटर में चली जाती है।